अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तबादला ख्याल और मैं आपका होस्ट मोहम्मद इलियास राना हर इतवार की तरह हाजिर खिदमत। नाजरीन, मेरी जैसा कि मैं हर प्रोग्राम में शुरू में ही बताता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आपके लिए हर ऐसा कोई प्रोग्राम करूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो और जिससे आपको बिलमुशाफा को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचने वाला हो। नाज़रीन, इस दफ़ा मेरे प्रोग्राम में जिन मेहमान को मैंने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है उनका नाम है एसोसिएट प्रोफेसर हैं फैज़ुर रहमान साहब और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम करने का मेरा मकसद, चूँकि रोज़ों की आमद है माह रमज़ान की, तो बहुत सारे लोग और हमारे पाकिस्तान में बीमारियों के अलावा रह के आ गया, तो इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करें कि हमें अपने कीमती वक्त से कोई टाइम दें और हम नाजरीन को बता सकें, चूँकि बारी फीसों से आपको बचाया जा सके। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? खैरियत से? बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए सर। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बजाय टाइम ज़ाया करूँ, मुझे सर इस वक्त जो मामलात पाकिस्तान में चल रहे हैं और जो महंगाई का दौर है, जो सियासत को लेके मुआशी हालात बेड़ा गर्क हो चुके हैं, तो सर क्या डॉक्टरी पेशे पे भी कोई महंगाई का असर पड़ा है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी कुछ बातें अनऑफिशियल जी, यानी हम जिसको ओपन नहीं बताते, हकीकत ये है कि इतना असर पड़ा है कि जितने आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, जितने आपके प्राइवेट अदारे हैं, अगर 10 डॉक्टर कानूनी तौर पर होने चाहिए, एक सिलसिला होता है जी प्रोफेसर, एसोसिएट, असिस्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटर, अगर 10 डॉक्टर होने चाहिए तो सिर्फ हर डिपार्टमेंट में 1 या 2 डॉक्टर हैं और उसका तालीम पे बहुत बुरा असर हो रहा। ये ज़्यादातर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ये मुसीबत है। वजह कि मालकान को मसाइल हैं या वो देना नहीं चाहते कि इतनी तनख्वाहें देंगे तो हमें क्या आमदन होगी। जो सरकारी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें चूंकि गवर्नमेंट के डॉक्टर होते हैं तो इतने मसाइल नहीं होते। इसका दूसरा रुख, पाकिस्तान में मेडिकल प्रोफेशन, मैंने अपनी जवानी के अरूज पर सरकारी नौकरी छोड़ दी, मेरा ख्याल था कि प्राइवेट सेक्टर बहुत ग्रो करेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान में मेडिकल का शोबा प्राइवेट में भी ग्रो नहीं कर सका। कई मसाइल हैं डॉक्टर साहब। दूसरा, पाकिस्तान में कितने परसेंट दवाइयाँ महंगी हुई हैं और क्या मरीजों की भी परसेंटेज कम हुई है? बहुत अच्छा सवाल है जी, इसको पहले समझ लें जी। जो मल्टी नेशनल कंपनियां हैं या जो हमारे मुल्क की कंपनियां हैं, एक पॉइंट उनका दुरुस्त है। वो ये दुरुस्त है कि बाहर के मुल्कों में दवाइयां इससे ज्यादा महंगी हैं। 2 बातें समझ लें जी। एक तो ये कि महंगाई पूरी दुनिया में अरूज पर है, इसके कई सबब हैं, लेकिन जो इसमें शिद्दत आई है वो ये यूक्रेन की जंग के बाद शिद्दत आई है जी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो मिल नहीं रही। दूसरी बात, जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनका एक पॉइंट जेन्युइन है जी, वो ये कि बाहर के मुल्कों में जो दवाइयाँ हैं वो इससे भी महंगी हैं, सिवाय एक मुल्क इंडिया के, कि इंडिया ने 64(5) में कानून पास कर दिया कि ज़्यादातर 90% जो रॉ मटेरियल हैं या चीज़ें हैं वो उसी कंपनी को लाइसेंस मिलेगा जो इंडिया में प्रोड्यूस करेंगे। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इस पर अमल नहीं हो सका। सिर्फ दवाइयों पे नहीं, हत्ता कि जो हमारे घर के मुख्तलिफ अप्लायंसेस हैं, वॉशिंग मशीन, फलाना फलाना, अभी तक 5% भी लोकल चीजें नहीं बनती, सारी हम बाहर मुल्क से मंगवाते हैं और उसका हमारी मैशियत पे बुरा असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, किस तरह के मरीज ज्यादातर आजकल आपके पास आ रहे हैं? पहली बात ये समझ लें जी, पिछले पूरे 2-2.5 साल से जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है, मरीजों की तादाद में बतरीजन कमी होती जा रही है। ये नहीं कि सिर्फ 1-2 डॉक्टर, पूरे मुल्क में मरीज कम होते जा रहे हैं। अगर सच पूछें तो हम ये अकेला पॉइंट नहीं बता सकते कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, लोग एफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि बीमारी एक मजबूरी है, लोगों को आना चाहिए।
लेकिन जो अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं उनके पास पिछले 2 साल में मरीजों की तादाद में बहुत कमी हुई है। इसकी बुनियादी वजह सर क्या है? मुझे सिर्फ 1-2 बातें बुरी लगती हैं, जो मेरा मैसेज है कौम के नाम, जी, कि जिन चीजों को आप वेलफेयर रफाई समझते हैं कि बहुत थोड़ी फीस के साथ डॉक्टर 10 रुपए की पर्ची, 50 रुपए की पर्ची, 100 रुपए की पर्ची में आपको दवाई भी देंगे, डॉक्टर भी देगा, खुदा का वास्ता है ऐसे लोगों से बचें। ये डॉक्टर या तो असली नहीं या असली हैं और पिछले 40 साल से पढ़ाई छोड़ी हुई है। दूसरे लफ्जों में वो भी उसी तरह हैं जिस तरह के मुस्तनिद डॉक्टर नहीं होते। डॉक्टर साहब, माह रमजान की आमद है माशाअल्लाह, और इसमें जो चूंकि रोजा रखा होता है मोस्टली लोगों ने, इस माह रमजान में जब आप फास्टिंग में होते हैं बीमारियों का इजाफा होता है या कमी होती है? डॉक्टर साहब सॉरी, इसमें 2 तरह के पेशेंट होते हैं, एक क्रॉनिक पेशेंट होते हैं, एक जो नए पेशेंट होते हैं। इसमें जरा थोड़ा डिफाइन कर दीजिएगा ताकि मेरे नाजरीन के लिए आसानी हो जाए। पहली बात ये समझ लें जी, जो रोजों का कंसेप्ट है ये पूरी दुनिया के मुख्तलिफ कौमों में है जी, हत्ता कि उनमें भी है जिनमें ये मजहबी नहीं है। आजकल इसी की एक मॉडिफाइड फॉर्म है जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी वो कुछ वक्त के लिए रोजा रख लेते हैं और वो कहते हैं कि जी ये बीमारियां, खास तौर पे मोटापा और कई चीजों के लिए शफा है जी। पहली बात दोबारा ये समझ लें कि रमजान मुबारक जो है, जो रोजे हैं, ये किसी भी तरह की किसी बीमारी को बढ़ाते नहीं है जी, ये कमी कर सकते हैं, बेहतरी कर सकते हैं, ये कोई अजाफे का बायस नहीं बनते जी। ठीक, कौन सी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने से आम या मेरा पाकिस्तान बीमारियों से महफूज रह सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद है जी, जिसमें मैं बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ। मैं अपनी कौम को एक अहम बात बताना चाहता हूँ जी। मेरे वालिद साहब पर जब हम छोटे थे किसी वजह से गुर्बत आ गई, तो मैं आज भी कहता हूँ कि गुर्बत इतनी बुरी नहीं जितनी जहालत बुरी है। 2 बातें अपने पल्ले बांध लें जी। हर वो चीज ज्यादा इस्तेमाल करें जो निस्बतन प्योर मिलती है और कम कीमत पर है। मसलन अगर मुझसे कोई पूछे तो गरीबों के लिए सूजी का हलवा बेहतरीन चीज है, खजूरें बेहतरीन चीज हैं, कोई जरूरत नहीं आला क्वालिटी की खजूरें लेने की। ईरानी खजूर या आम खजूर जो बहुत सस्ती मिलती है, ये बहुत बेहतर है जी। उसके बाद अंडे बहुत बेहतर है जी। लोग बार बार कहेंगे ये गर्म होते हैं जी, ये होता है जी। सारी ये जहालत की बातें हैं। जो फसल, जो सब्जी ताजा सस्ती मिल रही है उसको आप ज्यादा इस्तेमाल करें। आजकल गोभी 20 रुपए किलो मिल रही है, या कई फ्रूट, कई चीजें जब शुरू होते हैं बहुत सस्ती होती है, आप उसका ज्यादा इस्तेमाल करें और जो महंगी होती जाए उसको छोड़ते जाएं जी। ठीक डॉक्टर साहब, पकौड़े, समोसे, केचप, दही बड़े, फ्रूट चाट, जंक फूड सेहत पर कितना अच्छा असर डालते हैं? अगर ये सारी चीजें आप घर में बनाएं कोई मुजायका नहीं। जो मुझे सबसे ज्यादा इनमें बुरी चीज लगती है वो सिर्फ ये कि ये जो चाट मसाला है ये जो डालते हैं इसमें टाटरी होती है जी, टटारी केसर जी, बिल्कुल, बहुत ज्यादा लोगों का गला खराब होता है। अगर यही चीजें आप घर में बनाएं कोई मुजायका नहीं। अच्छा सर, ये केचप भी फिर यूज होता है, वो भी तो बाजार से आता है? मैं बताने लगा जी, जो केचप वगैरह इसकी मिकदार कम से कम कर दें। ठीक है, यानी हर वो चीज जो बाजार से आती है उसकी मिकदार ना होने के बराबर कर दें, और वो चीजें जो आप अपने घर में बनाते हैं उसकी मिकदार ज्यादा करें। डॉक्टर साहब, अक्सर मैंने कुछ यूट्यूबर्स को, एंकर्स को, डॉक्टर्स को प्रोग्राम करते सुना है कि माह रमजान में ये मुज़र सेहत होती हैं ये चीजें, जैसे पकौड़े, समोसे, ये वो कुछ इस तरह की, जैसे आपने फरमाया घर में बनाए तो जी। मैं आपको 2 पॉइंट बताता हूँ जी। ये असल में वेरिएशन करती है जी। जैसे मुझे पकौड़े ही सिर्फ अच्छे लगते हैं जी, सही, ठीक है जी। दही बड़े अच्छे लगते हैं, मैं रोटी से ज्यादा वो खा लेता हूँ जी। अगर घर की ये चीजें बनाई हुई हैं जी और वो कोई खा लेता है कोई मुजायका नहीं जी। आप सिर्फ ये करें कि जो ऑयल यूज करते हैं वो घर का अच्छा यूज करें। सर, जंक फूड जो है इसके बारे में, जंक फूड तो ऑफ कोर्स ये जो समोसे कह रहा हूँ, ये बर्गर और पिज्जा वगैरह, हर वो खुराक जो कम्प्लेक्स है जी, जो बाजार में बनाई जाती है जी, इसको मजेदार करने के लिए वो कुछ चीजें ऐसी डालते हैं ताकि वो टेस्टी बन जाए। ये मुज़रे सेहत है जी।
اور اگر اس کا مستقل استعمال کیا جائے تو وہ موٹاپا کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی کے ڈاکو دور میں ایک ڈاکٹر معاشرے کی کیا مدد کر رہا؟ میں اس میں ایک فکرہ کہنا چاہتا ہوں جی 40 سال کی پریکٹس کے بعد میں اتنا تنگ آ گیا اس قوم سے کہ میرا اپنا دل کرتا ہے کہ میں غریبوں کو نہ دیکھوں اور صرف امیروں کو دیکھوں۔ وجہ جہالت بہت زیادہ ہے، عام طبقے کو یہ بھی سمجھ نہیں لگتی کہ ہم ان کے لیے اچھا کیا کر رہے ہیں۔ میرے اپنے خیال میں یہ بھی ایک ویلفیئر ہے کہ میں 3000 روپیہ فیس لینے کی بجائے بعض اوقات ان لوگوں کو 300 میں بھی دیکھ لیتا ہوں جو ریکویسٹ کرتے ہیں، جو قدر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک ویلفیئر کا طریقہ ہے جی۔ بالکل لوگوں میں اگر قدر ہو، وہ عزت کریں، وہ احترام کریں، سمجھیں کہ جی اچھا ڈاکٹر کون ہے، تو ہمیں بھی انسان ہے جی، بالکل ہم کم پیسوں میں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لوگ کیا ایسا کام کریں کہ لوگوں کو ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے؟ میری فکرہ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے جی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3-4 چیزیں بتائی ہیں جی، نمبر 1، جب تک بھوک لگے نہ کھانا نہ کھائیں۔ نمبر 2، ہمارے مردوں اور عورتوں میں مشقت کی عادت نہیں ہے جی، مشقت اپنائیں۔ بالکل ٹھیک۔ جب تک آپ کو تھکاوٹ کے ساتھ پسینہ نہیں آتا، آپ مکمل طور پر بیمار ہیں، ٹھیک۔ اس کے لیے مشقت اپنائیں۔ نمبر 3، لوگوں میں سستی ہے، صرف ایک کام کرتے ہیں جی۔ میں نے پوری دنیا میں دیکھا ہے کہ وہ مہنگائی کے تاثرات کو ختم کرنے کے لیے 2 مختلف شعبوں کی نوکریاں کرتے ہیں جی۔ یہاں کے لوگ سارا دن حکومت کو گالیاں نکالیں گے، اللہ کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور کہتے رہیں گے، مشقت نہیں کرتے جی، زیادہ کام نہیں کرتے۔ یہ بیسیکلی ایک سست اور مکری قوم ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے میں نے جتنے بھی جواب اب تک لیے، میرا دل بڑا مطمئن ہے اس پہ۔ یقین کریں، میں پھر ایک دفعہ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں۔ ہمارا سوال جواب کا سلسلہ جاری ہے اور کہیں مت جائیے، میرے ساتھ رہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا ونس اگین تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، میرا اگلا سوال، حکومت کیا اقدام کرے کہ عوام کو صحت پورے ملک میں فری مل سکے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے سر ایک صحت کارڈ سٹارٹ کیا تھا، جس پہ میں نے ان جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے غریب لوگ، میرے گاؤں سے اٹھ کے غریب لوگ جو مریدکے کا کرایہ نہیں دے سکتے تھے، انہوں نے بڑے بڑے ہسپتالوں میں فری علاج کرایا۔ سر اس پہ کیا کہیں گے؟ 2 فکریں ہیں جی۔ پہلی بات یہ سمجھ لیں، پوری دنیا میں کوئی ملک فری علاج نہیں دے سکتا، ٹھیک، یہ چاہے دنیا کی کوئی حکومت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں، عمران خان سے پہلے جی، صحت کے اوپر کسی حکومت نے اتنا بجٹ نہیں رکھا، ٹھیک، میں کسی پارٹی کا نہیں ہوں جی، بالکل ٹھیک۔ لیکن یہ سچ ہے کہ حکومت نے انصاف کارڈ کے نام پر بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ دینے کی کوشش کی۔ اور ایک بات بتانے لگا ہوں جس پہ لوگ میرے خلاف بولیں گے، حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے اور مختلف ہسپتالوں نے انصاف کارڈ کا مس یوز کیا۔ اچھا، خود ہسپتال کے عملے نے انصاف کارڈ کا مس یوز کیا اور کئی شکایات کٹھی ہوئی ہیں جی، کئی جگہوں پہ شکایات کٹھی ہوئی ہیں۔ ایک غریب ملک مشکل سے بجٹ دیتا ہے جی، اور ہماری قوم اس کو مس یوز کرتی ہے، حتیٰ کہ غریب لوگوں نے بھی اس کو مس یوز کیا۔ یہ ایک انتہائی اچھی چیز تھی، اور اس کو سمجھ لیں کہ پاکستان جیسے غریب ملک میں، جس کے بارے میں انگریز کہتے ہیں کہ یہ ایک ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار قوم ہے، اس کے لیے یہ ایک بہت اچھا قدم تھا۔ سر، یہ کارڈ آ کے نگران حکومت اور پی ایم ایل نون کی محترمہ مریم نے آ کے بند کروا دیا ہے، جس کی مختلف انداز سے آڈیو لیکس بھی ملی ہیں، تو کیا یہ عوام دشمنی ہے یا کہ ان کی کوئی اپنی حکمت عملی ہے؟ 2 باتیں ہیں جی۔ پہلی بات یہ، 2-3 شکایتیں بہت زیادہ جگہوں سے آئی جی۔ وہ شکایتیں یہ تھی کہ کچھ ہسپتالوں نے ایکسپائرڈ میڈیسن یوز کرائی لوگوں پہ۔
हमारी लोहारी मेडिसिन मार्केट या इस तरह की कई जगहों से कई दवाइयां ऐसी मिल जाती हैं, कई ऐसी गैर मरूफ कंपनियों की जो बहुत सस्ती होती हैं, वो इस्तेमाल करवाई गई जी। नंबर 2, अपने तौर पर रिकॉर्ड बनाया गया कि कोई मामूली से मर्ज में मुब्तला, उसको 6-7 दिन अस्पतालों में रखा और उसके बहुत ज्यादा टेस्ट और बाकी चीजें शो की गई। लिहाजा हुकूमत को जो शिकायतें इकट्ठी हुई तो उनके पास 2 रास्ते थे। नंबर 1, ये भी सच है कि जितनी भी हुकूमतें सियासी होती हैं, हर हुकूमत ये करती है कि अगर कोई अच्छी चीज किसी पिछली हुकूमत ने की तो वो कोशिश करती है इसको बंद कर दिया जाए। ये सच है, ये तकरीबन हर हुकूमत इस तरह करती है। लिहाजा पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कोई भी मंसूबा लंबा नहीं चल सकता। डॉक्टर साहब, प्राइवेट अस्पताल माफिया, लफ्ज माफिया इस्तेमाल कर रहा हूं माजरत के साथ, प्राइवेट अस्पताल माफिया जब किसी मरीज को अस्पताल लाया जाता है, लेबॉर्ट्री के टेस्ट, रेडियोलॉजी, फार्मेसीज और बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बारी उस पे एक वजन डाल के करोड़ों रुपए सर उससे बटोर लिए जाते हैं। इसकी शिकायत अवाम किससे करे? इसमें 3-4 बातें हैं जी। पहली बात ये समझ लें कि जब से कोरोना आया है उसके बाद वो तमाम अस्पताल जो किराए के ऊपर थे वो तकरीबन नापैद हो गए, बंद हो गए जी। सिर्फ वो हॉस्पिटल बचे हैं जो उन लोगों की अपनी जायदाद है, जो अपनी प्रॉपर्टी है। कारोबार बहुत हद तक डाउन चले गए। लिहाजा एक तो ये है कि ये जो इस वक्त अस्पतालों का बिजनेस है ये कोई अच्छा नहीं है जी। एन उसी वक्त पर ये इंसाफ कार्ड आया तो इसने बहुत ज्यादा अस्पतालों को सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा लोग खत्म होने से बच गए। लेकिन बदकिस्मती क्या होती है, वो ये होती है कि सारे डॉक्टर नहीं, कुछ 5-10% उसका फिर मिस यूज करते हैं। डॉक्टरी पेशा पाकिस्तान में सूदमंद है या बैरून ममालिक? अगर मुझसे कोई पूछे तो जो जरूरत हमें अपनी कौम को देने की है उसकी अहमियत है जी। हम मानते हैं ये एक अच्छी कौम नहीं, हम मानते हैं कि ये 70 साल में ठीक नहीं हो सकी, लेकिन है तो हमारी कौम जी। हम इन्हीं में से पैदा हुए और इन्हीं में से आगे बढ़े। तो मेरा तो दिल करता है कि ये सबसे तालीम में आगे जाएं, ये सहूलतों में, मेडिकल में आगे जाएं। दुनिया का कोई काम हो, मेरा दिल करता है कि नाम आए कि जी पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान में तालीम बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। लेकिन मुसीबत ये है कि पिछले 40 साल में जितने डॉक्टर हम बना रहे हैं, हम उनको नौकरियां नहीं दे सकते, हम उनको उतनी तनख्वाहें नहीं दे सकते, उनकी खपत उतनी नहीं है, उतनी खपत नहीं है। मैं भी जो आज आपके सामने बैठा हूं, मैं भी 10 साल सऊदी अरेबिया में मुशक्कत करके आया हूं, तो आज मैं खुशी से चाय पी रहा हूं जी। वजह कि तनख्वाहें इतनी कम थी कि मेरा चाय का खर्चा भी पूरा नहीं होता था। मैंने मोटरसाइकिल के ऊपर 3-3 नौकरियां की और मैं नाकाम रहा जी। इतनी आमदनी पाकिस्तान में नहीं है जी। ठीक। डॉक्टर साहब, बच्चों में मसाइलस्तान पाकिस्तान, खास तौर पर मेरा पाकिस्तान, कद का ना बढ़ना, खाना ना खाना, आंखों के मसाइल, दुबला पतला जिस्म, एक्नी, शुगर, क्या इन सब में कसूर सिर्फ मोबाइल, लैपटॉप, टीवी या कुछ और? देखिए, जो मेरा अपना ख्याल है कि जो औलाद होती है उस पे सबसे ज्यादा जो मेहनत मुशक्कत करनी पड़ती है वो माँ की होती है जी। मेरी वालदा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसे इतना शौक था पढ़ाने का कि हमारी वो जैली जन्म पर्ची बना के तो 2 साल पहले दाखिल करा देती थी, क्योंकि उस दौर में 6 साल की शर्त थी। मेरा अपना ख्याल है कि वो ग़िज़ाएं जो मिलनी चाहिए वो सबसे जरूरी बचपन में है जी। लोग जवान होकर ज्यादा खाने खाते हैं, सबसे ज्यादा जरूरत बचपन में है जी। जो कमजोरियां बचपन में रह जाती हैं वो सारी उम्र रहती हैं जी। तो माओं को आगे आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ वो ग़िज़ाएं बच्चों को लगाएं जो बहुत बेहतरीन है जी। डॉक्टर साहब, आपका डॉक्टर बनने का सफर कैसा रहा? किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कितनी मुश्किल और किस तरह से आज यहां तक पहुंचे? कुछ बातें सच हैं जी, हम बताते नहीं हैं। मेरे वालिद पर कोई बचपन में हमारे गुर्बत आ गई जी। कहने को हम चौधरी थे जी बहुत,
لیکن میں ڈالٹا گھی چھپا کے لاتا تھا جی, کوئی رشتہ دار نہ دیکھ لے. بڑے گوشت کی کوئی دکان اندرون میں نہیں ہوتی تھی جی. ہم اندرون باٹی گیٹ کے رہنے والے ہیں, جس کو موری دروازہ بھی بولتے ہیں جی. تو میں چھپ کے پتا چلا کہ ایک بڑے گوشت کی دکان ہے جی. ہمیں کسی نے بتایا کہ یہ جو آپ کباب کھاتے ہیں یہ بڑے گوشت کے ہوتے ہیں جی. تو میں کئی سال چھپ کے قیمہ لاتا رہوں کہ کوئی رشتہ دار نہ دیکھے جی. میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ محنت کریں, ہمت کریں, تہیا کر لیں کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے, تو اس قوم کو کوئی نہیں روک سکتا. صرف اور صرف یہ تہیا کر لیں کہ ہمیں جو بھی اچھی کھانا مل جائے. کئی رکاوٹیں ہیں جی, رشتہ دار بھی رکاوٹیں ڈالتے ہیں, کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو دکان پہ لگا لیں, یہ کر لیں. آپ تہیا کر لیں کہ اپنے بچوں کو پڑھائی پہ لگانا ہے. بالکل ٹھیک. میرا کوئی شوق نہیں تھا ڈاکٹر بننے کا جی. اتنا کتابوں کا شوق تھا کہ میں کوئز مقابلوں میں نیلام کرنے جاتا تھا. مجھے نہیں یاد کس نے مجھے کہا کہ وہاں فارم جمع کرائے میڈیکل کا جی, نیلے گنبد. تو کنگ ایڈورڈ میں مجھے یہ بھی یاد نہیں کب جمع کرایا اور کب میں ڈاکٹر بن کے نکل گیا. میں نے جتنی پڑھائی ڈاکٹری کی وہ ڈاکٹر بننے کے بعد کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے, اور ہم گلیوں میں کھیلنے والے بچے کئی ملکوں میں جا کے ہم نے اپنا نام بنایا جی. میری اس قوم کو ایک میسج ہے جی, ہمت نہ ہارے. یہ غربت آنی جانی شے ہے. آج میں کروڑ پتی ہوں جی, تو یہ چیزیں وقتی طور پر ہیں. بس آپ یہ تہیا کر لیں, ہم نے جائیداد نہیں بنانی بلکہ صرف بچوں کو پڑھانا ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک عام بیماری میرے ملک کو گھیر لیا. اس نے ایک عام بیماری نے میرے پورے ملک کو گھیر لیا. صرف گھیرا نہیں ہے, پریشان کر دیا. لوگ در بدر پھر رہے ہیں, پیروں فقیروں کے پاس جانا شروع ہو گئے ہیں, دیگیں سکھنا شروع ہو گئے ہیں جا کے درباروں پہ کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے, ہم یہاں اس دربار پہ آگے دیکھ دیکھے جائیں گے. اور مختلف انداز سے میں نے کھجل خراب ہوتے ان کو دیکھا ہے. اس کا نام ہے ایزوسپرمیا. ڈاکٹر صاحب, میں نے چونکہ آپ کی بڑی ریسرچ ہے اس پہ, میں نے بڑے پیشنٹس آپ کے ریکور ہوتے سنا ہے. اور ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا اس پہ آپ کی کیا ورکنگ ہے, اور میرے ملت کے نوجوانوں کو, بچے بچیوں کو, شادی شدہ جوڑوں کو کوئی اس پہ سر کوئی فروٹفل سا سر کوئی آنسر دے. کیا کریں جی؟ 3 باتیں سمجھ لیں جی. نمبر 1, پوری دنیا میں اولاد نہیں ہو رہی. دنیا کے 70-80 ملک ایسے ہیں جن کو دلچسپی ہی نہیں اولاد ہونے سے. سارا دن میاں بیوی ہنستے کھیلتے, ان کو کوئی فکر نہیں. حتیٰ کہ میں نے مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کو دیکھا وہ اولاد کی طرف مائل نہیں. ایک بات. دوسری بات, اس وقت سب سے زیادہ جو نقائص آ رہے ہیں وہ مردوں میں آ رہے ہیں. مردوں کا اپنا کوئی قصور نہیں. یہ 20 مختلف وجوہات ہیں جی. ہم کسی ایک وجہ کا نہیں بتا سکتے کہ ایک وجہ کیا ہے, لیکن یہ سچ ہے کہ پوری دنیا میں مردوں کے مادہ منویہ کی مقدار کم ہو رہی ہے. اس میں سپرمز جن چیزوں سے اولاد ہو رہی ہے ان کی کمی ہو رہی ہے جی. میں ایک میسج آپ کو دیتا ہوں جی. نمبر 1, کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں. میں کوئی برائی نہیں گنتا, میں نہیں کہتا کہ حکیم یا ہومیوپیتھک برے ہیں, لیکن ان کا نام استعمال کر کے لاکھوں لوگوں کا غلط علاج کر رہے ہیں جی. ان کا مس یوز کر رہے ہیں نام لے کے. تیسری بات, اپنے ذہن پہ سوار نہ کر لیں کہ بھی اگر اولاد نہیں ہو رہی تو ہم نے آج مر ہی جانا ہے. آج کسی بابے سے کسی جگہ سے اولاد لے کے جانی ہے. پوری دنیا میں اولاد, حتیٰ کہ لوگ یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید اللہ ہی نہیں چاہتا اب آبادی زیادہ ہو. جب ضرورت تھی اللہ تعالیٰ ہر ایک کے گھر میں 10-10, 12-12, 20-20 بچے تھے. آج کل بہت کم بچے پیدا ہو رہے ہیں. آپ علاج ضرور کروائیں لیکن اس کو سر پہ سوار نہ کر لیں, لڑائی جھگڑا نہ کریں جی. میں آج بھی کہتا ہوں اپنا گھر نہ توڑیں, اپنی فیملی یونٹ کو نہ توڑیں, آپس میں محبت پیار ڈیولپ کریں. اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل آپ کو اولاد دے دے گا جی. ڈاکٹر صاحب, میرے ملک میں ہر سال 8 مارچ کو عورت مارچ ہوتا ہے, وہ صحیح ہے یا غلط؟ بہت اچھا سوال ہے بیٹا. 2-3 مختلف طرح کی خواتین ہیں جی. جی. ہمارے خاندان میں پردہ بہت زیادہ ہے جی. جی. اب دوسری طرف
मैंने मिस्र के अंदर खवातीन देखी, जी बहुत ही बेपर्दा, लेकिन मैंने उनको बहुत मजहबी पाया, सही, लिहाजा मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। असल में शायद औरतों को ये यकीन दिला दिया गया है कि हम जिनकी माएं बहनें पर्दा करती हैं हम बेपर्दा औरत के मुखालिफ हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। हम सिर्फ ये चाहते हैं आप एक कल्चर की या एक हदूद के अंदर रहें। अगर आप मादर पिदर आजाद हो जाएंगी आपका नुकसान होगा। हमारी भी बेटियां हैं जी, हमारी भी इसी तरह है जी। मैं कहता हूं कि आप सबसे ज्यादा तालीम बेटियों को दिलाएं, वजह कि उन पे कोई भी नागहानी मुसीबत आए वो अपना सर्वाइवल कर सके, लेकिन एक वली का एक इख्तियार होना चाहिए जी, एक लिमिट होनी चाहिए जी। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, मेरे मुल्क पाकिस्तान में चूंकि डॉक्टर जो जितने MBBS डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, या वो उसके बाद भी अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, एक लफ्ज़ क्वैक है सर, ये जो नीम हकीम खतरा जान है ये, और वो औरतें जो 4 दिन किसी अस्पताल में ट्रेनिंग गायनी वार्ड में काम करने के बाद अपना क्लिनिक शुरू कर लेती हैं, वो या कुछ डिस्पेंसर जो मुख्तलिफ आबादियों में बैठ के काम करते हैं, इवन देन के मैंने उनको भी देखा है जो MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। सर एक लफ्ज है डेक्सामेथासोन, उसके बाद इसका नाम है सर, इसको आम अल्फाज में मैं नाज़रीन के बोलूं तो स्टीरॉयड। सर मैंने स्टीरॉयड देखे लोगों को देते देखा है कि जल्दी मरीज ठीक हो जाए ताकि मरीजों की तादाद बढ़ जाए और लोग ये सरेआम कर दें, आम बात हो जाए कि जी उस डॉक्टर के हाथ से शिफा बहुत है। इस पे सर क्या कहना चाहेंगे? बेटा 3-4 बातें समझ लें। पहली बात, हमारे दौर में जिसको ट्रेनिंग दी गई कि ये हमारा साथ देगा, बाद में उसी ने क्लिनिक शुरू कर दिया। डिस्पेंसर थे, नर्सें थी, LHV थी और थी जी। लोग आसान आमदनी के लिए, जल्दी आमदनी के लिए ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला को जवाब देना पड़ेगा, और यही चीजें आपकी पकड़ होनी है। जिसके पास जितना इल्म है उतना ही सख्त उसका इम्तिहान होगा जी। आजकल एक नई चीज है जी, वो मैं लोगों को समझा दूं, ये अगरचे कुछ लोगों को बुरी लगेगी, लाखों लड़कियों को न्यूट्रिशन के नाम पे, फिजियोथेरापी के नाम पे, अल्ट्रासाउंड के नाम पे डॉक्टर और फलां, डॉक्टर और फलां, डॉक्टर और फलां, इसका अंजाम ये हुआ है जी, हजारों यूनिवर्सिटियों ने पैसे कमाने के लिए उनको संदें दे दी। और ये नहीं मैं कहता कि हम ही सिर्फ लायक हैं, वो सारे नकम्मे हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जिस तरह की गुर्बत है, मसाइल हैं, लोग न्यूट्रिशन के पास, फिजियोथेरापी के पास, इनके पास बहुत कम जाएंगे। जब बहुत कम जाएंगे तो वो फिर मिस यूज प्रैक्टिस करेंगे जी, वो फिर क्वैक्स वाली प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल ठीक। और इसका फिर अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जी। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ या इमरान खान, दोनों में से सर कौन आपकी नजर में बेहतर? अगर मेरी कोई राय ले जी, ये मेरे मोहल्लेदार हैं जी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये सारे जी, मैं इनके वालिद साहब के साथ नमाजें कई साल पढ़ता रहा हूं जी। अगर मुझसे कोई पूछे जी तो मेरे अपने ख्याल में जमाते इस्लामी का जो कॉन्सेप्ट है वो दुरुस्त है। पिछले 70 साल में हमारी कोई पार्टी आजाद नहीं है जी। हम पे साम्राज्य का दबाव रहता है, हम माशी तौर पर आजाद नहीं है, ना सियासी तौर पर आजाद हैं। सर जरदारी या शहबाज शरीफ? अगर आप जरदारी या शहबाज शरीफ की बात करें या नवाज शरीफ की बात करें तो मेरा वोट शरीफ फैमिली के लिए है जी। सर अगला वजीर आजम किसको देखते हैं? जो इस वक्त मकबूलियत है जी, मेरी बात गौर से समझे, ये कोई अल्लाह ताला की तरफ से तब्दीली आ रही है जी, ये इमरान की वजह नहीं है जी, लेकिन इसका फायदा इमरान को होगा जी। बिल्कुल ठीक। आपने फरमाया कि शरीफ फैमिली फेवरेट होना कोई बड़ी बात नहीं है। शरीफ फैमिली ने इन 70 सालों में पाकिस्तान के अंदर 2 ही मकबूल तरीन पार्टी थी, पीपल्स पार्टी और PML नून। काफ PTI ये तो सब बाद में आई। तो
اگر سر یہ اتنی بہت اچھی تھی تو ملک کو سر کہاں سے کہاں گھسیٹ کے لے گئے اور ساری دولت اکٹھی کر کے اپنے تمام اثاثہ جات کو ملک سے باہر کھڑا کر لیا. ملک کے اندر آپ کے تو ہمسائے تھے, آپ کے تو وہ آپ تو ان کے جاننے والے بھی ہیں, تو سر کوئی ان کو یہ بھی کوئی میسج دیں کہ وہ ملک کے اندر اپنے جو تمام اثاثہ جات ہیں بشمول زرداری اصل میں جی 2-3 مصیبتیں ہیں. پہلی بات, پاکستان ایک سٹیبل ملک نہیں ہے جی, یہ کبھی بھی معاشی طور پر مضبوط نہیں تھا. تو جب بزنس کرنے لگتے ہیں تو بہت زیادہ لوگ, شریف فیملی ہو یا دوسرے ہو, ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اپنا سرمایہ یا کاروبار پاکستان میں کم رکھیں اور بیرون ملک زیادہ رکھیں, وجہ کہ وہاں وہ محفوظ ہے یا وہ سٹیبل ملک ہے. میرے نزدیک سب سے بڑی جو مصیبت آئی وہ یہ آئی جو کئی حکومتوں نے قرضے لیے, اب اس کا جو سود ہے وہ اتنا زیادہ ہوتا گیا کہ میرے نزدیک اب اگلی حکومت جس کی بھی آئے گی انتہائی مشکل ہوگا اس ملک کو چلانا. کیا ملک دوبارہ ترقی پر گامزن ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اگر میری رائے لے ہیں جی تو یہ ترقی پر مجھے گامزن ہوتا نظر نہیں آ رہا, لیکن میری اللہ تعالیٰ کے آگے ریکویسٹ ہے جی, اللہ تعالیٰ کے آگے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ, ہم کمزور ہیں جی, اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبند بنا دے, کوئی ایسا انتظام کر دے کہ ہماری آمدنی کسی ایسے طریقے سے شروع ہو جائے جیسے ہم ڈاکٹر انجینئر ملک سے گئے اور کئی کروڑ روپے ہم ملک میں لے کے آئے, چلو کم از کم ملک کے اندر ہی لے کے آئے, تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کو اس طرح کا نظام بنا دیجیے. سنا ہے ڈاکٹر صاحبان لیبارٹریوں اور دوا ساز کمپنیوں سے بھاری مقدار میں شیئر وصول کرتے ہیں اور مختلف ملکوں کا بما فیملی دورے بھی کرتے نظر آتے ہیں. یہ بات بالکل سچ ہے جی, اب اس عمر میں ہم جھوٹ نہیں بول سکتے جی, یہ سچ ہے. لیکن بہت تھوڑے ڈاکٹر ہیں جی, یا جن کی عمر چھوٹی ہے یا جو لالچی ہیں. جتنے اچھے ڈاکٹر ہیں, خاندانی ہیں, وہ اس چیز سے ہر صورت میں بچتے ہیں جی. ڈاکٹر صاحب, چکن ہم جب چھوٹے تھے یا آپ جب چھوٹے تھے تو تب اگر کوئی مہمان آتا تھا تو گھر والے, چونکہ ہم دیسی مرغیاں تھی گھر میں, تو دیسی مرغی کو پکڑنے میں چند گھنٹے لگ جاتے تھے. تو مجھے چکن سے نفرت نہیں ہے, اس وقت برائلر چکن سے نفرت ہے, مگر برائلر چکن کا کتنا صحت پہ اچھا اور کتنا اثر صحت پہ برا پڑتا ہے سر, یہ سر اچھا سوال, یہ ماؤں کو سمجھائیں سر. بہت اچھا سوال جی. جی, میں 1 سال ویٹنری بھی پڑھتا رہا ہوں جی. جی, اس لیے کہ اس دور میں یہ شک تھا کہ پتہ نہیں میڈیکل کے داخلے MBBS کے ہوں یا نہ ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کی وہ پھانسی اور یہ جیل وغیرہ کا مسئلہ تھا جی. ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں جی, جی, مرغی کا گوشت انتہائی اچھی چیز ہے, اس کا مضر صحت سے کوئی تعلق نہیں ہے جی, یہ انتہائی اچھی چیز ہے. پاکستان جیسے ملک میں پروٹین کا سب سے اچھا سورس مرغی کا گوشت ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مرغی ہل نہیں سکتی, یہ 10 قدم چل نہیں سکتی, یہ ہم نے خود کیا ہے جی. ہم اگر مرغی کو حرکت ہونے دیں تو 35% جو اس کی خوراک ہے وہ اس کی حرکت میں ضائع ہو جاتی ہے جی. ہم نے خود اس کو قید کیا ہے کہ وہ 35% جو کیلوریز ہیں, غذا ہے, یا وہ گوشت میں بدل جائے یا انڈوں میں بدل جائے جی. یہ انتہائی اچھی چیز ہے جی, بالکل اس کا استعمال کریں, یہ قطعاً بری چیز نہیں. ملک میں بے روزگاری کیسے ختم کی جا سکتی ہے؟ یہ جی وہ سوال ہے جو کہ انگریز ہمیں جاتے ہوئے بتا کے گئے جی. جب عمران خان نے کہا کہ آپ مرغیاں پالیں, آپ کٹے پالیں, آپ یہ بکریاں پالیں, حقیقت میں اس نے بہت اچھی بات کی جی. انگریز بھی جب یہاں موجود تھے, مجھے میرے والد صاحب نے بتایا کہ وہ کہتا تھا کہ یہ قوم محنت نہیں کرتی, یہ خود اپنے کھانے کے لیے بھی چیزیں نہیں بناتی. مختلف گاؤں دیکھے جی, میری دادی نے بطخیں رکھی ہوئی تھی, مرغیاں رکھی ہوئی تھی, خرگوش رکھے ہوئے تھے. یہ ایک بہترین چیزیں ہیں جی. آپ جانور رکھیں, مت بیچیں, خود اپنے کھانے کے لیے استعمال کریں. کم از کم آپ کا جو خرچہ ہے وہ کم ہوگا اور آپ کو بہترین چیزیں ملیں گی.
जिन लोगों के पास जमीनें हैं अपने घर के अंदर वो सब्जियां काश्त करें, बेहतरीन ताजा चीजें हासिल करें। ये आपकी गुर्बत खत्म करने में बेइंतहा अच्छी चीजें हैं। डॉक्टर साहब, मैंने बहुत सारे आपसे ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका आपसे ताल्लुक नहीं था, मगर पूछे इसलिए चूँकि आप दीदा ज़ेब हैं, आप तजर्बाकार हैं, आपने ज़िंदगी गुजारी है, अपने इस ज़िंदगी के सफ़र को, नशीब फराज को जिया है। इसलिए डॉक्टर साहब, अब पहले मैंने वक्त देखा था कि लोग गांव से उठ के शहरों में आ रहे थे। सर, अब वक्त उल्ट हो गया, लोग मैंने देखा है शहरों से उठ के अब गांव वापस जा रहे हैं। 2-3 वजूहात हुई हैं जी। गांव की हर अच्छी चीज पैक होकर शहरों में आ जाती है जी। मैंने डबल सिविलाइजेशन है जी। बेसिकली मैं अंदरून भाटी गेट का रहने वाला हूं, लेकिन हमारी जमीन ये 2 गांव हैं जी, चूंग के साथ मोलनवाल और अगला गांव है जी लोहारा वाला को, जिसको मराका बोलते हैं जी। तो मेरा अपना ख्याल है जी, ये मसाइल बढ़ने शुरू हो गए। गांव का सारा दूध शहरों को चला जाता है, उनको दूध भी नहीं मिलता, लालच इतना है। खुद मेरे दादे को ये लालच होता था जी कि पैसे मिल जाएं, अगर दूध बचा तो चाय मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। फिर हमारा एक आमों का बाग था जी, वो ठेके पे दे देते थे। यानी दूसरे लफ्जों में आपको सब्जियां, फ्रूट शहरों में कम कीमत पर मिल जाती है और वो गांव में बल्कि मुश्किल है, चीजें कम मिल रही हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा जब बुरी हालत में है वो गांव के लोग हैं जी, शहर के लोग फिर बेहतर हालत में। मेरे पाकिस्तान के नाजरीन को कोई मैसेज? मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं जी, जो मैंने हिंदुओं से और फलस्तीनियों से सीखा जी। ह्यूमन इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन इन्वेस्टमेंट का मतलब है अपनी दुकानों पे, मकानों पे जायदादें मत खरीदे। मैंने यहूदियों को देखा जी, वो सवाए चेक बुक के उनके पास कुछ नहीं है, उनका कोई घर अपना नहीं है। सब मुसलमानों के घरों में किराए पर रहते हैं, लेकिन अपनी औलाद को इतनी ज्यादा तालीम देते हैं कि एक भी आपका बच्चा अगर लायक निकल आए तो वो आपके 10 घर खरीद लेगा जी। मैं जब सऊदी अरेबिया गया तो पाकिस्तानी डॉक्टर 6,000 रियाल और जो बाहर से आ रहे हैं वो 50,000 रियाल। इतनी तनख्वाहों का फर्क है। मुसीबत क्या है कि हमारे वालिदैन ये समझते हैं कि इसके लिए घर हो, ये हो। आप सारा जोर पढ़ाई पे लगाएं जी। 1-2 बच्चे भी लायक निकल आए तो 10 कोठियां बना लेंगे जी। ठीक। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में स्पेशली पंजाब में जीनत लेबॉर्ट्री है और भी मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियां हैं। आप टेस्ट तो लिखते होंगे, आपकी पसंदीदा लेबॉर्ट्री कौन सी है? मेरी जी 3-4 पसंदीदा लेबॉर्ट्रीज है जी। जैसे एक जीनत लेबॉर्ट्री हो गई, एक चुगताई हो गई, एक मैं काम करता रहा हूं जी जीनस लेबॉर्ट्री पे, एक मैं खुद मेरे अंडर में रही है जी अल खुर्शीद लेबॉर्ट्री, या और भी कई जहां ईमानदारी है जी। मैं समझता हूं कि यह भी एक खिदमत है कि आप ईमानदारी को ना छोड़ें, यकीन रखें हम भूखे नहीं मरेंगे जी। अल्लाह ताला हमें कहीं ना कहीं से रोटी दे देगा जी। जिस दिन हम भूखे मरना शुरू होंगे हम खुद जाके दाता साहब से रोटी खा लेंगे जी। हमें ये यकीन होगा कि हम हलाल खा रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो उसका तरीकाकार क्या है, ताकि एज़ोस्पर्मिया पे मैं चाह रहा हूं कि लोग। मेरा इस कौम को एक मैसेज है जी, जो मैंने हिंदुओं से, यहूदियों से या फिलिपीनियों से या फलस्तीनियों से सीखा। वो कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते सिवाय कि अपनी औलाद को पढ़ाते हैं जी। यहूदियों को देखा कि वो किराए के घरों में रहते और सारे घर मुसलमानों के। उनके पास मैंने चेक बुकें देखी जी। वो अपनी औलाद को इतनी तालीम दिलाते हैं कि जब मैं सऊदी अरेबिया गया जी, मेरी 6,000 रियाल और जो बाहर के मुल्कों से आए उनकी 50,000 रियाल तनख्वाह। एक भी बच्चा आपका ज़हीन निकल आया तो वो 10 कोठियां बना देगा जी। आप जायदादें मत बनाएं, लोगों को यकीन दिलाएं अल्लाह हमारे साथ है। बच्चों को तालीम दिलाएं। हम टाटों के स्कूलों में पढ़े और अल्लाह ने हमें आगे निकाल दिया। डॉक्टर साहब, मेरे नाजरीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें तो प्लीज। जैसे जी मैं डॉक्टर हूं तो लेबॉर्ट्रियों के बारे में आप तैयार कर लें कि हमने ईमानदारी करनी है।
जिस टेस्ट की जरूरत है आप जरूर लिखें, चाहे वो महंगा तरीन हो। जिसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल ना लिखें। मुझे 4 जगहों से निकाला गया, मैंने टेस्ट नहीं लिखने जी, जब तक जरूरी नहीं होगा। मेरा रिज्क अल्लाह के हवाले है जी। जीनत लेबॉर्ट्री, चुगताई लेबॉर्ट्री, ये जीनस लेबॉर्ट्री, अल खुर्शीद लेबॉर्ट्री, यहां मैंने खुद काम किया जी। मेरी जिंदगी का इब्तदाई हिस्सा एज ए पैथोलॉजिस्ट था। तो ये भी एक खिदमत है जी कि आप लोगों को एक माकूल कीमत पर अच्छे टेस्ट करके दें, ये भी एक सदका है जी। डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। मुझे पता है दौरान प्रोग्राम आपको बहुत सारी कॉल्स भी आ रही थी, आपका बेहद मशकूर हूँ। नाजरीन, डॉक्टर फैज़ुर रहमान साहब एसोसिएट प्रोफेसर हैं और मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। आप समेत मैं इनका बेहद मशकूर हूँ। और नाजरीन, यहाँ वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहता हूँ जी। अगर कुछ लोग मेरे से राब्ता करना चाहें एजोस्पर्मिया के लिए या किसी और बीमारी के लिए, तो मेरी रिक्वेस्ट है जी, आप लोग मेरा नाम और फोन नंबर उन लोगों को बता दीजिए जी। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी शख्सियत के साथ, किसी इदारे के साथ। तब तक अपने होस्ट मोहम्मद इलियास राना को प्रोग्राम तबादला ख्याल के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद।